मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम कक्षा 6 सामाजिक अध्ययन का पाठ 1 या अध्याय 1 इकाई 1 इतिहास के इतिहास का परिचय आज हम पढ़ेंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी, ठीक है ना। तो अब हम शुरू करते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास क्या है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। इतिहास को उपलब्ध अवशेषों और अभिलेखों के आधार पर प्राचीन घटनाओं के व्यवस्थित तथा विशिष्ट अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो हमें बताता है कि प्राचीन काल में मानव कैसे रहते थे, पुरुष और स्त्री किस प्रकार की समस्याओं का सामना करते थे। पुराने समय में मानव कैसे रहता था और स्त्री पुरुष आपस में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करते थे और उन्हें किस प्रकार हल करते थे। इतिहास हमें बताता है कि लोगों ने किस प्रकार नए आविष्कार और खोजें की जो उनके विकास में सहायक सिद्ध हुई। हमें इतिहास का अध्ययन क्यों करना चाहिए हमें इतिहास का अध्ययन, इसके बारे में जानकारी दी गई है। हमें इतिहास का अध्ययन क्यों करना चाहिए, इसके बहुत से कारण हैं। इतिहास का अध्ययन निम्न कारणों से महत्वपूर्ण है। नंबर 1, इतिहास का अध्ययन प्राचीन बुराइयों जैसे दास प्रथा, जाति प्रथा आदि से मुक्त नए विश्व के निर्माण में हमारी सहायता करता है। नंबर 2, यह हमारे अतीत यानी जो बीत चुका है उसके को जानने में हमारी सहायता करता है। इतिहास के द्वारा हम अपने पूर्वजों के और उनके संघर्ष तथा उपलब्धियों के विषय में हम जान सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह से संघर्ष करा और उस संघर्ष को करने के बाद उन्हें कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त हुई, इसके विषय में हम इतिहास के द्वारा ही जान सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट है, इतिहास का अध्ययन हमारे मन में सहिष्णुता, सद्भावना और विश्व बंधुत्व की भावना भर देता है। इतिहास के पन्नों में हम पढ़ सकते हैं कि विश्व युद्धों में राष्ट्रवाद का कैसा परिणाम रहा और यह मानव जाति के विकास के लिए कितना हानिकारक सिद्ध हुआ। नंबर 4 है, यह मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति के क्रमिक विकास की जानकारी उपलब्ध कराता है। इसके बाद है नंबर 5, यह हमें प्राचीन काल के राजाओं, राजनीतिज्ञों तथा सभी क्षेत्रों के निपुण व्यक्तियों और साधारण व्यक्तियों के बारे में जानने में सहायता करता है। नंबर 6 पे आएंगे। पॉइंट नंबर 6 है, यह प्राचीन काल की समस्याओं को समझने में हमारी सहायता करता है और वर्तमान की समस्याओं को बेहतर तरीके से सुलझाने की समझ का विकास हमें करता है। नंबर 7 पॉइंट है, इतिहास का अध्ययन हमें समाज की उत्पत्ति और क्रमिक विकास के विषय में बताता है, जो विभिन्न समुदायों, विभिन्न धर्मों, भाषाओं, सभ्यताओं और संस्कृतियों से मिलकर बनी है। ठीक है, इसमें ज्ञानवर्धक शब्द है हिस्ट्री। 1390 CE में पहली बार अंग्रेजी भाषा में बोला गया, जिसका अर्थ घटनाओं का संबंध या एक कहानी है। ये इस पेज पर अपन को ये वाली एक ज्ञानवर्धक या रोचक तथ्य प्राप्त हुआ है। आदि ऐतिहासिक एवं ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल मनुष्य जीवन का वह काल है जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता। मतलब जो मनुष्य जीवन का वह काल प्रागैतिहासिक काल वह है जिसमें लिखित कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास। इतिहासकारों ने हड्डियों, औजारों, हथियारों और गुफाओं जैसे स्थायी अवशेषों के अध्ययन के द्वारा इस काल से संबंधित निष्कर्ष निकाले हैं। इसका ज्ञानवर्धक पॉइंट ये दिया गया है कि मानव जीवन की बहुत सी उपलब्धियां मनुष्य ने लिखना सीखने से पहले प्राप्त कर ली थी, जैसे आग और पहिए की खोज। अब पेज टर्न करेंगे या पलटेंगे, अगले पेज पर आएंगे। तो अब कभी कभी मौलिक रूप में जीवन व्यतीत करने वाले आदिवासियों को देखकर इतिहासकार प्रागैतिहासिक काल मानव के विषय में अपने निष्कर्ष को सिद्ध करते
हैं। आदि ऐतिहासिक काल, यह काल प्रागैतिहासिक और प्रमाणिक ऐतिहासिक काल के आरंभ के मध्य का काल है। हमें इस काल के कुछ लिखित प्रमाण मिलते हैं। इस काल में हमें कुछ लिखित प्रमाण मिले हैं, लेकिन वे प्रमाण किसी काल को पूर्णतः जानने के लिए कम हैं। लिखित तो प्रमाण मिले हैं, लेकिन वे हमें पूर्णतः जानकारी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, कम है जानकारी प्राप्त करने में, तथा अभी भी उनका आशय निकालना शेष है। यह जानवरों और मनुष्यों के शरीर की छाप है, जो लाखों वर्ष तक उसमें दबे रहे। दूसरा, इसमें अब पहला पॉइंट दिया है जीवाश्म। आदि ऐतिहासिक काल में पहला पॉइंट दिया है जीवाश्म। ये निशान या छाप, निशान को एक छाप भी कहते हैं, सामान्यतः शरीर के कठोर भाग जैसे हड्डियों या खोपड़ियों से बने होते हैं, जो चट्टानों पर स्थायी चिन्ह छोड़ते हैं। वर्तमान में समाप्त हो चुके जानवरों की सूचनाओं का मुख्य स्रोत जीवाश्म है, जैसे डायनासोर। जो डायनासोर हैं वो अब विलुप्त बिल्कुल हो चुके हैं, तो उनके बारे में हमें जीवाश्म से ही पता चलता है। नंबर 2 पे स्मारक। मंदिर, किले, महल और दूसरे भवन जिनका निर्माण किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ हो, स्मारक कहलाते हैं। इन स्मारकों का अध्ययन उन अवसरों के विषय में जिस पर ये बने थे, तत्कालिक कला कौशल, बनवाने वाले के धर्म आदि के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं हमें देता है। स्मारक किसने बनवाए थे, तत्कालिक कला कौशल क्या था उसका, और उसका क्या धर्म था, उसके बारे में हमें महत्वपूर्ण सूचनाएं स्मारकों के द्वारा प्राप्त होती हैं। जैसे सांची स्तूप, अशोक स्तंभ, नालंदा विश्वविद्यालय और ममतापुरम का शोर मंदिर आदि प्राचीन काल में बने भारतीय स्मारकों के कुछ उदाहरण हैं। अब नंबर 3 जो पॉइंट दिया है वो है कलाकृतियाँ। तो कलाकृति पढ़ेंगे। अब कलाकृतियों में मूर्तियाँ तथा चित्र आते हैं। कलाकृति जो बनाते हैं उसमें क्या आते हैं, मूर्तियाँ और चित्र आते हैं। ये कलाकृतियाँ प्राचीन लोगों की सांस्कृतिक जीवन शैली को समझाने में हमारी सहायता करती है। तक्षशिला में मिले नमूने जो कनिष्क काल से संबंधित हैं, गंधार कला और राजा कुषाण के धार्मिक मान्यताओं पर प्रकाश डालते हैं। गुप्त काल की मूर्तियाँ तथा चित्र अब भी एलोरा की गुफाओं में सुरक्षित हैं, जो उस समय के लोगों की धार्मिक मान्यताओं के विषय में सूक्ष्मता से सूचना हमें देते हैं। इसके बाद नंबर 4 पे आते हैं शिलालेख। शिलालेख क्या कहलाते हैं? शिलालेख पत्थरों और धातु इत्यादि पर लिखे शब्द होते हैं। शिलालेख मतलब बड़े बड़े पत्थरों पर लिखे गए लेख या धातुओं पर लिखे गए लेख। भारत में असंख्य शिलालेख पत्थरों पर, स्तंभ व धात्विक प्लेटों पर पाए गए हैं। प्राचीनतम शिलालेख मुद्राएं हड़प्पा में पाई गई हैं। अशोक स्तंभ शिलालेख अशोक के धार्मिक विश्वासों व उनके शासन पर प्रकाश डालता है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख समुद्रगुप्त के विषय का वर्णन करते हैं। उदयगिरी के शिलालेख कलिंगा के खारवेल राजा के विषय की सूचना हमें प्रदान करते हैं। आदेश पत्र शासकों द्वारा दिए गए आदेश होते हैं। अशोक के आदेश पत्र पत्थरों व स्तंभों पर लिखित हैं, जिन्होंने इतिहासकारों को मौर्य के इतिहास को पुनरावृत्त करने में हमारी सहायता की है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे मोहरें व मुद्रा या मुद्रा व मोहरें। तो मुद्रा व मोहरों पर भी इतिहास के विषय में बताने के लिए महत्वपूर्ण कथाएं हैं। यह हमें राज्य की आर्थिक स्थिति बताने में सहायता करती हैं। यह हमारे शासकों के राज्य विस्तार को सुनिश्चित करती हैं। हजारों सिक्के भी पाए गए हैं। ये चांदी, कांसे और निकिल धातु से निर्मित होते थे। सिक्कों पर बहुत सी आकृतियाँ व चिन्ह होते हैं। इन पर नाम व शासकों के चित्र भी होते थे, जो इन्हें निर्मित करते थे, जो इन्हें बनवाते थे। उन शासकों के नाम और चित्र भी उस मोहरों पर अंकित होते थे। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर सम्राट को वीणा व संगीत वाद्य यंत्र बजाते देखे जाते हैं। उनके योद्धाओं को सिक्कों पर दिखाया जाता है।
या दिखाया गया है, जो युद्ध कुल्हाड़ी व चीन के रूप में चित्रित हैं। सिक्के प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। बहुत से पशु चित्रित व शिलालेख मोहरें हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की सिंधु घाटी सभ्यता व अन्य ऐतिहासिक स्थानों से खोजी गई हैं। नरकंकाल, अगला पॉइंट दिया है इसमें, नर कंकाल विज्ञान के द्वारा कंकालों का अध्ययन किया जाता है। कंकाल विज्ञान के द्वारा कंकालों का अध्ययन किया जाता है। कंकाल क्या होते हैं? मानव की हड्डी विशेष जो गड़े रहते हैं ना धरती में, वो कंकाल जो वर्षों की खुदाई के बाद भी नर कंकाल के रूप में हमें मिलते हैं। कभी कभी खुदाई की जाती है तो वे उनके संरचना व उनकी प्राप्तियों को सूचित करते हैं। नारी कंकाल में वस्तुतः बालकों की अपेक्षा अधिक विस्तृत नितंब क्षेत्र होता है। कंकाल पर पाए जाने वाले आभूषण या निश्चित करने में सहायता करते हैं कि कंकाल मानव का है या नर का। अगर कंकाल के ऊपर अपन आभूषण पाए जाते हैं तो इससे हम यह निश्चित कर लेते हैं कि यह कंकाल किसका है, आदमी का है या औरत का, यानी कि पुरुष का है या नारी का। शैक्षिक स्रोत, इतिहास की सभी लिखित सूचनाओं को पांडुलिपियाँ या शैक्षणिक स्रोत कहते हैं। ये इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण हैं। पांडुलिपि, अगला पॉइंट इसमें दिया है पांडुलिपि। तो आरंभिक भौतिक स्रोत हस्तलिखित थे, इन्हें पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि को ताड़पत्र, भूर्ण वृक्ष की छाल लिखने के पश्चात कागज पर लिखा जाता था। वर्षोपरांत बहुत सी पांडुलिपियाँ नष्ट हो चुकी हैं। बहुत प्राचीन काल में लिखी जाती थी, बहुत पुराने समय में, तो अब कुछ पांडुलिपियाँ इसमें से नष्ट हो चुकी हैं। इनमें से कुछ अभी भी मंदिरों, मठों व लेखागारों में सुरक्षित रखी गई और कुछ मंदिरों में, मठों में और लेखागारों में सुरक्षित रखी गई हैं। ये इतिहास के सामाजिक व आर्थिक जीवन, धार्मिक विश्वासों, इतिहास में संस्कृति के प्रयोग पर प्रकाश डालते हैं। भाषा, अगला पॉइंट दिया है भाषा। प्राचीन भारतीय भाषा वहाँ के क्षेत्रों पर निर्भर करती थी। कुछ भाषाओं में प्राकृत, पाली, संस्कृत व तमिल सम्मिलित है। उदाहरणार्थ महाभारत व रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई है। जो हम महाभारत और रामायण जानते हैं ना, जिसके बारे में, वो सर्वप्रथम काय में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, क्योंकि यह उत्तरी भारत में लिखी गई थी, जहाँ की मुख्य भाषा संस्कृत ही थी। दूसरी ओर शिलापट्टिकरम व मणिमेखली तमिल में लिखी गई है, क्योंकि वह तमिल भाषा प्रधान भारत में लिखी गई है। लिखित वस्तुएं धार्मिक व अधार्मिक भी हो सकती हैं। अगला पॉइंट है भाषा के बाद धार्मिक साहित्य। जिन पांडुलिपियों या पुस्तकों का संबंध धर्म से है, वे धार्मिक साहित्य कहलाते हैं। वेद ग्रंथ, रामायण, महाभारत, उपनिषद, भगवत गीता, जैन व बौद्ध त्रिपिटक धार्मिक साहित्य के उदाहरण हैं। ये साहित्य धार्मिक रीतियाँ व विश्वास, सामाजिक व आर्थिक जीवन को समझाने में हमारी सहायता करते हैं। धर्मनिरपेक्ष साहित्य, ऐतिहासिक संलेख व जीवन चरित्र निर्माण कवियों व विदेशी यात्रियों द्वारा हुआ। इन्हें धर्मनिरपेक्ष साहित्य, पेज को पलटेंगे आगे, कहा जाता है। इनका निर्माण घटनाओं, उदाहरण सिंधु घाटी की सभ्यता का इतिहास इसी काल का है। इसी काल का है। हम अभी भी इस काल के लिखित प्रमाणों का आशय निकालने में सूक्ष्म हैं। अभी तक हम इनके लिखित प्रमाणों को निकालने में बहुत ही कम सफल हो पाए हैं। ऐतिहासिक काल, अगला पॉइंट दिया है इसमें ऐतिहासिक काल। जिस समय के लिखित प्रमाण मिलते हैं उन्हें ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। लिखित प्रमाण घटनाओं की तारीख, लोगों व स्थानों के नाम आदि की संपूर्ण जानकारी हमें देते हैं।
कई सौ साल पहले लिखने के लिए कागज़ नहीं था, लेकिन फिर भी उस प्राचीन काल में लोग लिखने की कला जानते थे। वो आम की पत्तियों या पेड़ों की छालों पर लिखते थे। वे पत्थरों पर या भेड़ या बकरी की खाल पर भी लिखते थे। बाद में वह लिखने के लिए कागज़ का इस्तेमाल करने लगे। ये लिखित प्रमाण या तो पांडुलिपि प्राचीन काल को जानने में हमारी सहायता करते हैं। ये पांडुलिपि कहलाती हैं और ये प्रमाण विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में मिलते हैं। इतिहास के साधन या स्रोत, इतिहास के कौन कौन से साधन हैं उसके बारे में जानकारी इस पॉइंट में पढ़ेंगे। इतिहासकारों द्वारा अपने इतिहास के अध्ययन में प्रयोग किए जाने वाली वस्तुओं को स्रोत के रूप में जाना जाता है। आइए देखते हैं कि एक इतिहासकार उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन किस प्रकार करता है और उससे किस प्रकार निष्कर्ष निकालता है। साक्ष्यों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है या किया जा सकता है, ऐतिहासिक स्रोत और लिखित स्रोत। नंबर 1 पे आते हैं ऐतिहासिक साधन या स्रोत। पुरातत्व शास्त्र बहुत समय पहले छोड़ी गई वस्तुओं के अवशेषों के आधार पर प्राचीन सभ्यता और मनुष्य जीवन का अध्ययन है। इसमें से बहुत से अवशेष धरती के नीचे बहुत गहराई में दबे हुए मिले हैं, जिन्हें इतिहासकारों द्वारा बाहर निकाला जा रहा है। अब जो दबे हैं धरती के नीचे, उनको इतिहासकारों द्वारा खुदाई करके बाहर निकाला जा रहा है। एक इतिहासकार वह व्यक्ति है जो इन अवशेषों को भूमि से बाहर निकालता है और उसका गहनता से यानी सूक्ष्मता से अध्ययन करता है। इतिहासकार प्राप्त साक्ष्यों की सहायता से प्राचीन जीवन की तस्वीर बनाने का प्रयत्न करते हैं, अर्थात वह इन साक्ष्यों की सहायता से प्राचीन जीवन शैली के बारे में हमें बताते हैं। प्रत्येक ऐतिहासिक वस्तु एक कहानी कहती है और पुरातत्व रहस्यों को सुलझाने में हमारी सहायता भी करती है। जिस काल के लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए ये काल पुरातत्व स्रोत हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। ये स्रोत लिखित प्रमाणों से प्राप्त सूचनाओं को सिद्ध करने में सहायता करते हैं, अतः इतिहासकार भी इन साक्ष्यों को उपयोगी मानते हैं। इतिहासकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ पुरातत्व स्रोत स्मारक, गुफाएं, जीवाश्म, मोती, औजार, खिलौने, आभूषण, बर्तन, सिक्के, शिलालेख और स्तंभ हैं। खुदाई के स्थानों को भी पुरातत्व स्रोत माना जाता है। अब इसमें आते हैं नंबर 1 जीवाश्म अवशेष। जीवाश्म अवशेष मुख्य रूप से चट्टानों में सुरक्षित पौधों, समकालीन समाज के नियमों व शासनात्मक नियमों के लिए किया जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र विदेशी यात्रियों के संरेख जैसे यूनानी राजदूत मेगास्थीन द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में लिखा गया इंडिका व चीनी लेखकों फायान व हैंसोंग को धर्मनिरपेक्ष साहित्य में रखा जाता है। इनमें राजनीति व सामाजिक व धार्मिक आर्थिक जीवन को वर्णित किया गया है। ऐतिहासिक साहित्य में प्राचीन शासकों के जीवन वृत्त जैसे हर्षचरित सम्मिलित है। समय रेखा क्या है इसके बारे में बताया है। ईसा पूर्व ऐतिहासिक घटनाओं को ईसा पूर्व व इतिहास में विभाजित किया जाता है। वो ईसा पूर्व का अर्थ है ईसा पूर्व, ई बिंदी पू बिंदी का अर्थ होता है ईसा पूर्व। इसका संबंध ईसा मसीह के जन्म से पहले पूर्व माने पहले के इतिहास के रूप में है। ईसा का अर्थ है सामान्य समय। इसका संबंध ईसा मसीह के पश्चात से है। पेज पलटेंगे। इतिहासकार इतिहास की घटनाओं को समय अनुसार क्रम में व्यवस्थित करते हैं, जिसे काल जैविकी कहते हैं। इसके इतिहास की घटनाओं को समय रेखा पर रेखांकित किया जाता है।
ये जो सारणी दी है वो हमें इतिहास की घटनाओं की समय रेखा बताती है। भौगोलिक समय सारणी, आगे का पॉइंट है भौगोलिक समय सारणी। तो देश की भौगोलिक यह स्थिति इतिहास को प्रभावित करती है। वस्तुतः भूगोल के बिना इतिहास अधूरा है। अगर भूगोल नहीं है तो इतिहास हमेशा अधूरा ही रहता है। यदि इतिहास समय प्रदान करता है तब भूगोल स्थान प्रदान करता है। इतिहास समय प्रदान करता है तो भूगोल हमें स्थान प्रदान करता है। मिट्टी, वर्षा, जलवायु, वनस्पति व पर्यावरण मानव संस्कृति को व उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। भारत की स्थलाकृति ऐसी बड़ी है जैसे कि एक उपमहाद्वीप, इसलिए भारत व उसके पड़ोसी देशों को एक महाद्वीप कहा जाता है। भारत उत्तर में हिमालय से व तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। उत्तर में हिमालय एक प्राकृतिक रोधक का कार्य करता है जो कि देश को शत्रुओं से सुरक्षा, सीमा पर घुसपैठ से सुरक्षा व उत्तरी व केंद्रीय एशियाई हवाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। हमारा देश हिंदुस्तान, भारत या इंडिया कहलाता है। इतने नाम हिंदुस्तान, भारत या इंडिया के नाम से जाना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार सागर के उत्तर में व हिमालय के दक्षिण में आने वाले देश भारतवर्ष कहलाता है। यह शब्द बिंदु ईरानी व यूनानी जो हमारे देश में उत्तरी पश्चिमी दर्राओं से घुसे हिंदू व डंडोस कहलाते थे, इसलिए इनका पूर्वी भाग इंडिया कहलाता है। सिंधु व गंगा का समतल भाग विभिन्न राज्यों का पावना कहलाता है तथा विभिन्न प्राकृतिक परिस्थितियों में नदी घाटी में सभ्यताओं को पोषित करने का कार्य भी करता है। पश्चिमी व पूर्वी तटीय समतल ने दक्षिणी भारत के राज्यों जैसे कोलास, पल्लव को सांस्कृतिक व व्यापारिक संबंध यूरोप, अफ्रीका व दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ स्थापित करने में सहायता की है। भारत में लोग उत्तर से दक्षिण की ओर और दक्षिण से उत्तरी भाग में विंध्याचल को, सतपुड़ा नदियों व दक्कन पठार को पार करके जाते हैं। जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको अनुभव होता जाएगा कि भारत के इतिहास पर भूगोल का महान प्रभाव है तथा उससे कैसे कुछ के महानतम क्षण हमारे इतिहास में निर्मित किए गए हैं। अब इसमें कुछ स्मरणीय बिंदु दिए हैं वो हम पढ़ेंगे तो आपको पाठ का पूरा सारांश समझ में आ जाएगा। स्मरणीय बिंदु में नंबर 1 के लिए इतिहास प्राचीन की कथा है। यह वह समय है जिसका लिखित शास्त्र उपलब्ध है। प्राचीन काल का इतिहास वह समय है जिसकी हमें कोई सूचना लिखित में प्राप्त नहीं है। इतिहास वह समय, प्राचीन इतिहास का अंत व लिखित इतिहास का आरंभ हुआ था। इतिहास वह समय है जब प्राचीन इतिहास का अंत माने खत्म हुआ था प्राचीन इतिहास और लिखित इतिहास का आरंभ हुआ था। जो इतिहास का अध्ययन करते हैं इतिहासकार कहलाते हैं। इतिहास का अध्ययन विभिन्न स्रोतों से किया जाता है। 2 प्रकार के ऐतिहासिक स्रोत प्रयोग में किए जाते हैं, पुरातात्विक व साहित्यिक। इतिहास के समय का अध्ययन ईबिंदी, पुबिंदी व ई से किया जाता है, यानी कि ईसा पूर्व या ईसवी से में किया जाता है। अगला आखिरी पॉइंट है इसमें, इतिहास समझने में भूगोल महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। अब हम पेज पलटेंगे और अभ्यास शुरू करेंगे इसका। मतलब पहले नंबर पे दिया है इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न। एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं, जो सही उत्तर होगा उस पर हम टिक का निशान लगाएंगे और जो सही उत्तर है मैं उसी को बोलूँगी और आप टिक का निशान उसमें लगाएंगे। पूर्व इतिहास का संबंध समय से है। कौन से समय से है? दूसरे नंबर का पॉइंट लिखेंगे लेखन आविष्कार से पूर्व। ठीक है, कौन सा लगाएंगे? लेखन आविष्कार से पूर्व। दूसरा नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्रोत है?
तो तीसरा नंबर का जो दिया है इसमें शिलालेख, पुरातात्विक स्रोत कौन सा है? शिलालेख। इसके बाद तीसरे नंबर का प्रश्न है, इतिहासकारों ने इतिहास को बांटा है। इतिहासकारों ने इतिहास को कैसे बांटा है? तो वो हम इस पर चौथे नंबर पे निशान लगाएंगे, आदि इतिहास व पुरातात्विक इतिहास में। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 पांडुलिपि है। पांडुलिपि क्या है? पूर्व के हस्तलिखित संलेख। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, विकल्प नंबर 5, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्रोत नहीं है? तो हम इस पे निशान लगाएंगे पांडुलिपि। ठीक है। इसके बाद आते हैं ख नंबर पे, रिक्त स्थानों की पूर्तियाँ कीजिए या पूर्ति कीजिए। तो पहला नंबर दिया है, कब्रिस्तान को खालिस्तान स्रोत माना जाता है। किसका? ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है। इसमें क्या भरेंगे? ऐतिहासिक। इसके बाद दूसरे नंबर पे पहले खालिस्तान शुरू है, उसके बाद लिखा है मोहरें सम्राट को बीणा बजाते दर्शाती हैं। तो इसमें हम खालिस्तान में क्या भरेंगे? समुद्रगुप्त के सिक्के पर, समुद्रगुप्त के सिक्के पर मोहरें सम्राट को बीणा बजाते हुए दर्शाती हैं। नंबर तीसरी है खालिस्तान पांडुलिपियाँ। पांडुलिपियाँ खालिस्तान पर लिखी जाती थीं। तो हम क्या लिख देंगे इसमें? ताड़पत्र। हमने पढ़ा था ना पाठ में, तो क्या भरेंगे इसमें? अब हम ताड़पत्र पर लिखी जाती थीं। चौथा नंबर है इंडिका। इंडिका खालिस्तान के द्वारा लिखी गई। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई? अभी हमने अध्ययन किया था तो उसमें हमें मेगास्थनीज का नाम आया था, तो हम इसमें क्या भर देंगे? मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई। अगला खालिस्तान है, ऐतिहासिक घटनाओं को समय अनुसार में विभाजित किया जाता है। समय अनुसार में विभाजित किया जाता है, तो इस खालिस्तान में क्या भरेंगे? दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। अब तीसरे नंबर का पॉइंट है, सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। तो इसमें जो सही है वो वैसे तो सारे ही सही हैं, मैं पढ़ देती हूँ, आप टिक लगा लीजिए। भारत की स्थलाकृति ऐसी बड़ी है जैसे कि एक उपमहाद्वीप। सही। नंबर 2, मौर्य वंश राजा अशोक के शिलालेख भारत में प्राचीनतम शिलालेख हैं। इस पे भी सही। ईसा मसीह का जन्म ईसा पूर्व में माना जाता है। ये भी सही। पृथ्वी से खुदाई में वस्तु निकालने वाला तथा उसका अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्ववेत्ता कहलाता है। तो क्या कहलाता है वो व्यक्ति? जो खुदाई करके उसका अध्ययन करता है, तो उसको क्या कहते हैं हम? पुरातत्ववेत्ता कहते हैं क्या? नहीं कहते। तो इसमें अपन गलत निशान लगा देंगे। ठीक है। इसके बाद नंबर 5वां दिया है, ऐतिहासिक महत्व वाली इमारतें स्मारक कहलाती हैं। यह अपना पॉइंट सही है। आगे हम बढ़ेंगे पेज पर, तो दिया है क्या? सही मिलान कीजिए। सही मिलान कीजिए, मैं पढ़े देती हूँ, आप फिर मैं मिलाए भी देती हूँ, लेकिन फिर आप जो उसमें दी गई है वीडियो में आपके में आ रहे हैं नंबर, उनको आप लगा लीजिएगा अपनी किताब में। जीवाश्म क्या होते हैं? पेड़ पौधे व पशुओं के अवशेष। तो चौथे नंबर की जोड़ी पहले नंबर से मेल खा रही है। समुद्रगुप्त दूसरे नंबर पे जोड़ी है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कौन थे? चीनी यात्री। तो चीनी यात्री कहाँ पर लिखा है? इस तरफ तीसरी जोड़ी में। तो दूसरे नंबर की जोड़ी इस तरफ से तीसरे नंबर की जोड़ी से मेल खा रही है। तो समुद्रगुप्त कौन है? चीनी यात्री। रामायण काय में लिखी गई थी? सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में। तो अपन संस्कृत पर निशान लगाएंगे। शिलालेख क्या होते हैं? पाषाण धात्विक शब्द शिलालेख कहलाते हैं। और फायान कौन था? इलाहाबाद शिलालेख। तो ये हो गया शिलालेख। और फायान कौन था? अपना चीनी यात्री। ठीक है। और आप मिला लेना, अगर कोई गलती हो तो मुझे कमेंट्स करके इसमें बताना। इसके बाद हम आते हैं
उत्तरीय प्रश्नों पर। इनके मैंने निशान लगा दिए हैं चैप्टर में, तो आप उनसे मिला लें। प्रश्न नंबर पहला है, पूर्व इतिहास क्या है? तो पूर्व इतिहास क्या है, तो इसका हम पेज नंबर 3 पर लगाएंगे। जो 2 पॉइंट दिए हैं, नहीं, जो पेज नंबर 3 पर दिया है, इसमें अभी कहाँ पर, हाँ, सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ, पेज नंबर पहले पे सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ जो दिया है हमें, उस पर हम लगाएंगे जी। प्रागैतिहासिक काल मनुष्य जीवन का वह काल है जिसका कोई लिखित व साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता। इतिहासकारों ने हड्डियों, औजारों, हथियारों और गुफाओं जैसे स्थायी अवशेषों के अध्ययन के द्वारा इस काल से संबंधित निष्कर्ष निकाले। ये अति का पहला है। फिर अति का दूसरा प्रश्न दिया है, आदि इतिहास क्या है? तो पेज नंबर हम इस पर आएंगे 4 पर। ऊपर से आदि इतिहास काल दिया है, तो यहाँ से लगाएंगे, यह काल प्रागैतिहासिक और प्रमाणिक ऐतिहासिक काल के आरंभ के मध्य का काल है। ठीक है ना। इसके बाद अति का तीसरा नंबर का है, जीवाश्म क्या है? तो इसी पेज नंबर 4 पर ही जीवाश्म पॉइंट जो दिया है, उसमें यहाँ से लगाएंगे, वर्तमान में समाप्त हो चुके जानवरों की सूचनाओं का मुख्य स्रोत जीवाश्म कहलाते हैं, जैसे कि डायनासोर्स। ये अपन पूरा ही लगा लेंगे, लेकिन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आप इतना सा ही लगा लीजिए। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 4 पर, इतिहास के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो इसमें ये लिख दिया है मैंने सामने ही प्रश्न पर, तो आप निशान लगा लेना, लिख लेना, जीवाश्म, स्मारक, आकृतियाँ, शिलालेख, मोहरें आदि। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? कोई 2 कारण बताइए। तो पेज नंबर 3 पर जो इतिहास का अध्ययन क्यों करना चाहिए ये दिया है ना, इसमें जो पहला पॉइंट, इतिहास का अध्ययन प्राचीन बुराइयों जैसे दास प्रथा, जाति प्रथा आदि से मुक्त नए विश्व के निर्माण में हमारी सहायता करता है, एक कारण हो गया। दूसरा, यह हमारे अतीत को जानने में हमारी सहायता करता है। इतिहास के द्वारा हम अपने पूर्वजों के और उनके संघर्ष तथा उपलब्धियों के विषय में जान सकते हैं। ये अति लघुत्तरीय प्रश्न का 5वां हो गया, जिसमें 2 कारण पूछे थे, तो हमने दोनों कारण पर निशान लगा लिया है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 6, स्मारक क्या है? तो स्मारक जो आपको स्मारक वाला जो दिया है, इसमें पॉइंट अपन पढ़ेंगे। पेज नंबर कौन सा निकालेंगे हम? पेज नंबर 4 पे पॉइंट नंबर दूसरा दिया है, जीवाश्म के नीचे स्मारक। तो स्मारक में हम लिख देंगे स्मारक, मंदिर, किले, महल और दूसरे भवन जिनका निर्माण किसी विशेष उद्देश्य से हुआ हो, स्मारक कहलाते हैं। ये अति लघुत्तरीय का 6वां प्रश्न है। कलाकृतियाँ क्या हैं? प्रश्न नंबर अगला है, इसमें दिया कि जो दिया है ना, कलाकृतियाँ क्या हैं, 6वें प्रश्न का। तो अब हम कलाकृति वाले पॉइंट पर आएंगे। आकृतियाँ, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हमें पेज नंबर 4 पर आकृतियाँ जो दिया है पॉइंट, उस पर मिलेगा। तो उस पर आएंगे, स्मारक के नीचे आकृतियाँ दी हैं। कलाकृतियों में मूर्तियाँ तथा चित्र आते हैं। ये कलाकृतियाँ प्राचीन लोगों की सांस्कृतिक जीवन शैली को समझने में हमारी सहायता करती हैं। इस तरह से आपके जो 7 अति लघुत्तरीय प्रश्न हो चुके हैं। लघु में अब हम आएंगे फिर से प्रश्न नंबर 1 पर। तो ये प्रश्न नंबर 1 दिया है, इतिहास क्या है? इतिहास का अध्ययन हमारी सभ्यता का वर्णन किस प्रकार करता है? तो हम पेज नंबर 3 पर फिर से आ जाएंगे और फिर हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो आप मिला लीजिए शुरू से। पहले पैराग्राफ में दिया है कि दूसरी लाइन से,
प्राचीन काल में मानव कैसे रहते थे, पुरुष और स्त्रियां किस प्रकार की समस्याओं का सामना करते थे और उन समस्याओं को किस प्रकार हल करते थे। इतिहास हमें बताता है कि लोगों ने किस प्रकार नए आविष्कार और खोजें की जो उनके विकास में सहायक सिद्ध हुई। फिर हमें क्यों अध्ययन करना चाहिए ये भी दिया है ना उसमें, तो इसमें ये 7 पॉइंट दिए हुए हैं, तो 7 में से आप कोई 5 लिख लीजिएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6 और 7। तो 2 तो हम लिख ही चुके हैं अति में, तो उसके बाद जो 5 आप बचते हैं वो आप इसमें लिख लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया है लघु उत्तरीय में, क्या दिया है देखते हैं अभी हाल अपन। तो इसमें दिया है लघु उत्तरीय में, मोहरें इतिहास समझने में हमारी किस प्रकार सहायता करती हैं या सहायक हैं। तो मोहरें पेज नंबर 5 पर ऊपर दिया है मुद्रा व मोहरें, तो यहीं से लगाएंगे मोहरों पर भी इतिहास के विषय में बताने के लिए महत्वपूर्ण कथाएं हैं। यह हमें राज्य की आर्थिक स्थिति बताने में सहायता करती हैं। यह हमारे शासकों के राज्य विस्तार को सुनिश्चित करती हैं। हजारों सिक्के भी पाए गए हैं। ये चांदी कांसे व निकिल से निर्मित होते थे। सिक्कों पर बहुत सी आकृतियाँ व चिन्ह होते थे। इन पर नाम व शासकों के चित्र भी होते थे जो उन्हें बनवाते थे या निर्मित करवाते थे। समुद्रगुप्त के सिक्के पर सम्राट को वीणा व संगीत वाद्य यंत्र बजाते देखे जाते हैं। उनके योद्धाओं को सिक्कों पर दिखाया गया है जो युद्ध कुल्हाड़ी व चीन के रूप में चित्रित हैं। सिक्के प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसके बाद लघु का हम तीसरा प्रश्न, अब तीसरा प्रश्न जो दिया है वो क्या दिया है आपको, यदि शिलालेख इतिहास के विषय में क्या बताते हैं। तो शिलालेख, अब हम शिलालेख पर आएंगे पेज नंबर 4 पर। पेज नंबर 4 पर शिलालेख दिया है, उसको हम सबसे नीचे जो पैराग्राफ है शिलालेख यहाँ से लगाएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न का तीसरा। शिलालेख पत्थरों और धातु इत्यादि पर लिखे गए शब्द होते हैं। भारत में असंख्य शिलालेख पत्थरों पर, स्तंभ व धात्विक प्लेटों पर पाए गए हैं। प्राचीनतम शिलालेख मुद्राएं हड़प्पा में पाई गई हैं। अशोक स्तंभ शिलालेख अशोक के धार्मिक विश्वासों व उनके शासन पर प्रकाश डालता है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख समुद्रगुप्त के विषय का वर्णन करते हैं। उदयगिरी के शिलालेख कलिंगा के खारवेल राजा के विषय में की सूचनाएं प्रदान करते हैं। आदेश पत्र शासकों द्वारा दिए गए आदेश होते हैं। अशोक के आदेश पत्र पत्थरों व स्तंभों पर लिखित हैं, जिन्होंने इतिहासकारों को मौर्य के इतिहास को पुनरावृत्त करने में सहायता की है। यहाँ तक उत्तर लगा लिया। अब प्रश्न नंबर 4 पर आएंगे हम। प्रश्न नंबर 4 क्या दिया है पढ़ेंगे इसको पहले 4 नंबर का प्रश्न है, धार्मिक व धर्मनिरपेक्ष साहित्य क्या है। तो पेज नंबर 5 पर सबसे नीचे धर्मनिरपेक्ष साहित्य और धार्मिक साहित्य ये दोनों दिए हैं, तो दोनों पॉइंटों में हम पढ़ेंगे, वहाँ तक आप निशान लगाएंगे। मैं पढ़ रही हूँ जी। तो जिन पांडुलिपि या पुस्तकों का संबंध धर्म से है वे धार्मिक साहित्य कहलाते हैं। वेद ग्रंथ रामायण महाभारत उपनिषद भगवत गीता जैसे जैन बौद्ध त्रिपिटक धार्मिक साहित्य के उदाहरण हैं। यहाँ तक तो धार्मिक साहित्य हो गया। उसी के नीचे धर्मनिरपेक्ष दिया है। तो ऐतिहासिक संलेख व जीवन चरित्र जिनका निर्माण कवियों व विदेशी यात्रियों द्वारा हुआ उन्हें धर्मनिरपेक्ष साहित्य कहा जाता है। पेज पलटेंगे तो इसका निर्माण घटनाओं उदाहरणतः सिंधु घाटी की सभ्यता का इतिहास भी इसी काल का है। यहाँ तक हम चौथा लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर लगाएंगे। अब प्रश्न नंबर 5 दिया है, क्या दिया है,
ये दिया है कि इतिहास क्या है, अपने शब्दों में समझाइए। तो वहीं अपन पेज नंबर 3 पर आते हैं। 3 पर आ गए, तो अब पेज नंबर 3 पर आकर हम यहाँ से शुरू से ही पढ़ेंगे। इतिहास क्या है? इतिहास को उपलब्ध अवशेषों व अभिलेखों के आधार पर प्राचीन घटनाओं के व्यवस्थित व विशिष्ट अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो हमें बताता है कि प्राचीन काल में मानव कैसे रहते थे, पुरुष व स्त्री किस प्रकार की समस्याओं का सामना करते थे और इन समस्याओं को किस प्रकार हल करते थे। इतिहास हमें बताता है कि लोगों ने किस प्रकार नए आविष्कार और खोजें की, जो उनके विकास में सहायक सिद्ध हुई। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पहला प्रश्न है, इतिहास के स्रोत क्या हैं? ये हमें पूर्व के पुनर्निर्माण में कैसे सहायता करते हैं। तो अब हम दीर्घ का पहला प्रश्न का उत्तर लगाएंगे। तो वो कहाँ से लगाएंगे भाई, पेज नंबर आते हैं हम यहाँ पर, पेज नंबर 6 पर इतिहास के साधन या स्रोत। तो यहाँ से लगाएंगे, पुरातत्व शास्त्र बहुत समय पहले छोड़ी गई वस्तुओं के अवशेषों के आधार पर प्राचीन सभ्यता और मनुष्य जीवन का अध्ययन है। यहाँ से शुरू करेंगे और पूरा पैराग्राफ कहाँ तक लगा लेंगे। इतिहासकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ पुरातत्व स्रोत, स्मारक, गुफाएं, जीवाश्म, मोती, औजार, खिलौने, आभूषण, बर्तन, सिक्के, शिलालेख और स्तंभें, खुदाई के स्थानों को भी पुरातत्व स्रोत माना जाता है। यहाँ तक उत्तर अपना हो गया। कहाँ तक? पेज नंबर 6 पर, जो पेज नंबर 6 पर दिया है ना, ये वाला लगा हुआ है निशान, पूरा आप उतार लीजिएगा। अब प्रश्न नंबर दूसरे, दीर्घ का दूसरा प्रश्न पे आते हैं। दीर्घ का दूसरा प्रश्न दिया है, ऐतिहासिक स्रोत प्रदान करने में भारत की भौगोलिक स्थिति महत्वपूर्ण क्यों है? तो अब हम पेज नंबर 7 पर आ जाते हैं। पेज नंबर 7 पर आते हैं, तो ये दिया ना भौगोलिक समय सारणी या स्थिति, तो ये अपन यहाँ से लगाएंगे। देश को भूगोलीय स्थिति इतिहास को प्रभावित करती है। वस्तुतः भूगोल के बिना इतिहास अधूरा है। यदि इतिहास समय प्रदान करता है, तब भूगोल स्थान प्रदान करता है। मिट्टी, वर्षा, जलवायु, वनस्पति व पर्यावरण मानव संस्कृति को व उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। भारत की स्थलाकृति ऐसी बड़ी है जैसे कि एक उपमहाद्वीप, इसलिए भारत व उसके पड़ोसी देशों को एक उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो भारत उत्तर में हिमालय से व 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। उत्तर में हिमालय एक प्राकृतिक रोधक का कार्य करता है, जो कि देश की शत्रुओं से सुरक्षा, सीमा पर घुसपैठों से सुरक्षा व उत्तरी व केंद्रीय एशियाई हवाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है ना, यहाँ तक इसका दीर्घ का कौन सा उत्तर हो गया आपका? दूसरा। अब प्रश्न नंबर 3, दीर्घ का प्रश्न नंबर 3 क्या है वो पढ़ेंगे हम। क्या है? पांडुलिपियाँ क्या है, अपने शब्दों में समझाइए। तो पांडुलिपियाँ पेज नंबर हम काय पर आते हैं? 5 पर। पेज नंबर 5 हम निकालेंगे। अब इसमें ये मिलेगा आपको पांडुलिपियाँ, पॉइंट जो दिया है ना पेज नंबर 5 पर पांडुलिपि लिखा है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे लिखना। आरंभिक भौतिक स्रोत हस्तलिखित थे, इन्हें पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि को ताड़पत्र, भूर्ण वृक्ष की छाल लिखने के पश्चात कागज पर लिखा जाता था। वर्षोपरांत बहुत सी पांडुलिपियाँ नष्ट हो गई हैं। इनमें से कुछ अभी भी मंदिरों, मठों और लेखागारों में सुरक्षित रखी गई हैं।
ये इतिहास के सामाजिक व आर्थिक जीवन, धार्मिक विश्वासों, इतिहास में संस्कृति के प्रयोग पर प्रकाश डालती है। यहाँ तक अपना उत्तर दीर्घ का प्रश्न नंबर 3 का होता है। अगला जो प्रश्न दिया है दीर्घ में क्या दिया है पढ़ेंगे हम। धार्मिक साहित्य व धर्मनिरपेक्ष साहित्य के विषय में बताइए। तो ये जो धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य है, ये दोनों हम लघु उत्तरीय प्रश्न में इसका उत्तर लिख चुके हैं, जो कि आपका पेज नंबर किस पर था, पेज नंबर 5 पर था। पेज नंबर 5 कहाँ है, पेज नंबर 5 निकालते, ये नीचे से ही। तो ये दोनों अपन लिख चुके हैं, इसलिए अगर हम दोबारा ना भी लिखें तो चल जाएगा। इसलिए चौथा नंबर का जो प्रश्न है उसको हम कट कर देते हैं। इस तरह से आज हमारा ये पाठ 1 अध्याय 1 इतिहास का कंप्लीट होता है। इसमें थोड़ा जोड़ियों में मुझे डाउट लग रहा है, तो अगर आपको सही लगे तो फिर मुझे कमेंट्स करके बता दें, नहीं तो फिर मैं आगे सही करवा दूँगी, ठीक है ना। वैसे आप जोड़ियों को इस तरह से मिला लें। अभी मेरे पास क्या है, हाँ, एक बार फिर से मैं जोड़ियों को मिला देती हूँ। इसमें गलत प्रिंट, मतलब जो निशान हैं वो गलत लग चुके हैं, इसलिए मैं आपको एक बार जोड़ी बोले देती हूँ तो आप उसको मिला लीजिए। जीवाश्म क्या होते हैं, पेड़ पौधे व पशुओं के अवशेष, ठीक है। दूसरा है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कौन है, समुद्रगुप्त आपके इलाहाबाद शिलालेख इसमें आएगा। समुद्रगुप्त कौन है, इलाहाबाद शिलालेख में आएगा। दूसरे नंबर की जोड़ी 5वें नंबर से मेल खा रही है। ये गलत नंबर लग गया है मुझसे, इसको थोड़ा सुधार लें। दूसरे नंबर को 5वें नंबर से मिला लें। रामायण संस्कृत में है। शिलालेख क्या कहलाते हैं, पाषाण धात्विक शब्द। और फायान कौन है, चीनी आते। सिर्फ 2 जोड़ियों में अपना थोड़ा सा गड़बड़ निशान हो गया, तो उसको हम सुधार लेते हैं। दूसरे में क्या आ जाएगा, इलाहाबाद शिलालेख, और फायान काय में आ जाएगा आपका चीनी यात्री। 5वां और दूसरा जो है जोड़ी गलत है, तो उनको आपस में बदल लें, बस इतना सा है। बाकी ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसको समझें, पढ़ें और आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। आगे की कक्षा में मिलेंगे, तब मैं आगे अध्ययन आपको और करवाऊंगी। थैंक यू, धन्यवाद।